ओके आज हम लोग स्टार्ट करते हैं यहां से नंबर 15। ओके इसमें क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते पहले। The angles of elevation of the top of tower from 2 points at a distance of a and b meter from the base and in the same straight line with it are complementary। ठीक है, इतना पोर्शन को हम एक बार समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे पार्ट बाय पार्ट अगर समझे तो यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन दो अलग अलग पॉइंट से किया जा रहा है। ठीक है, दो अलग अलग पॉइंट्स और इन दोनों पॉइंट का जो बेस है, टावर का जो बेस है, डिस्टेंस ए मीटर एंड बी मीटर है फ्रॉम द बेस। ठीक है, एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन। तो कोई टावर है, उस टावर का बेस से इन दोनों पॉइंट का आपको डिस्टेंस बताया गया। फर्स्ट वाला पॉइंट बेस से ए मीटर के डिस्टेंस में है एंड दूसरा पॉइंट बेस से बी मीटर के डिस्टेंस पे है। ठीक है, एंड इन दोनों पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है, ये दोनों एंगल कंप्लीमेंट्री है। मतलब इन दोनों एंगल को प्लस करने से आपको कंप्लीमेंट्री मिलेगा। ठीक है, अच्छा ऐसे तो ये जो सम है इस साल के लिए नहीं है। ठीक है, क्योंकि कंप्लीमेंट्री कंसेप्ट इस बार इस साल के लिए आपका ओमिट हो गया सिलेबस से। फिर भी मैं एक बार आपको ये दिखा देता हूं। देखो इसको कैसे किए जाते हैं। मैं एक बार रफ स्केच बनाता हूं यहां पे। तो सपोज ये टावर है। ठीक है, ये टावर है ए बी और दो पॉइंट है, एक स्ट्रेट लाइन पे दो पॉइंट है। इन्होंने बोला है ना कि एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम 2 पॉइंट जिनका डिस्टेंस फ्रॉम द बेस ए और बी है। तो जैसे कि फर्स्ट वाला जो पॉइंट है वो मान लेते हैं यहां पर है और बी से इसका जो डिस्टेंस है वो ए है। ठीक है, एंड सेकेंड पॉइंट उसी सेम स्ट्रेट लाइन पे है, सपोज डी, और बेस से उसका जो डिस्टेंस है वो है बी। मतलब बेस से सेकेंड पॉइंट का डिस्टेंस है बी मीटर। ठीक है, बेस से फर्स्ट पॉइंट का डिस्टेंस है ए मीटर और सेकेंड पॉइंट का डिस्टेंस है बी मीटर। ये दोनों पॉइंट है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब यहां से टॉप ऑफ द टावर को ऑब्जर्व किया जा रहा है। ठीक है, तो यहां पे एक बार ये सेंटेंस फिर से देख लेते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स at a distance of a meter and d meter from the base and in the same straight line with it are complementary। मतलब जो दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन है ना वो कंप्लीमेंट्री है। तो इसका मतलब है कि अगर आप यहां से ऑब्जर्व करते हो टॉप को, सर ये ए और बी ऐसे क्यों हुआ बेस में? और जो दोनों पॉइंट है ना उनका डिस्टेंस बेस से दिया हुआ है। जैसे सी पॉइंट है, सी का बेस देखो, टावर का बेस तो बी पॉइंट है ना और फर्स्ट पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन सी है। तो फर्स्ट पॉइंट का बेस से जो डिस्टेंस है वो ए मीटर दिया हो, तो बी से सी तक ए मीटर। ओके, एंड सेकेंड पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन डी है और उसका जो बेस ऑफ द टावर से डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी मीटर है। तो बी से डी तक बी मीटर हुआ ना। ठीक है सर। तो ये एक एंगल ऑफ एलिवेशन आपको यहां से मिलेगा इस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से। टॉप ऑफ द टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये टॉप ऑफ द टावर है और एक पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन डी है। तो अगर हम डी से ऑब्जर्व करें तो ये लाइन ऑफ साइट है और सी से अगर हम ऑब्जर्व करें सेम पॉइंट को, मतलब टॉप ऑफ द टावर को, तो दूसरा एंगल ऑफ एलिवेशन हमें यहां मिलेगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। मतलब एंगल डी और एंगल सी दोनों को प्लस करोगे तो 90 डिग्री मिलेगा। तो आपको क्या करना है, एक भी एंगल हमें पता तो नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, हम दोनों में से किसी एक को एक्यूट एंगल ले लेते हैं। सपोज थीटा ले लेते हैं। तो अगर मान लो डी मैंने थीटा लिया और सी मेरे को नहीं पता, तो मुझे क्या करना चाहिए, थीटा राइट साइड ले जाना चाहिए। तो मुझे क्या मिलेगा, 90 माइनस थीटा मिल जाएगा एंगल सी का वैल्यू। तो एंगल सी हम यहां डाल देते हैं 90 माइनस थीटा। आप इसका उल्टा भी कर सकते हो। जैसे मैंने डी को थीटा लिया, आप चाहो तो सी को थीटा ले लो। तो एंगल डी प्लस सी में आप थीटा डाल दो इक्वल्स 90। तो थीटा उधर चला जाएगा तो डी का वैल्यू तब आपको 90 माइनस थीटा मिलेगा। तो आप कैसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा ये तो हमने डायग्राम तैयार कर लिया और हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो एक बार देख लेते क्या क्या इंफॉर्मेशन और है। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज रूट ए बी मीटर।
हाइट ऑफ द टावर इतना है, हमें हाइट ऑफ द टावर निकाल के देखना है रूट ओवर एबी मीटर है कि नहीं। चलो, तो हमारा सवाल है रिगार्डिंग हाइट ऑफ द टावर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें डिटेल्स ऐसे करके ले लेते हैं। लेट एंगल डी इक्वल्स थीटा, देयरफॉर एंगल ए सी बी इक्वल्स 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब ऐसे कर लो पहले, और उसके बाद हियर डिस्टेंस वगैरह बताओ। जैसे बीसी का जो डिस्टेंस है वो ए मीटर है, और बी डी का जो डिस्टेंस है वो बी मीटर है। ये सब गिवन है, तो ये गिवन में बताओ, और ये हमने खुद लिया है तो ये लेट में बता दो। और उसके बाद हम एक एक ट्राइंगल करके लेते हैं। जैसे सबसे पहले मैं एक बार ले लेता हूं इन ट्राइंगल एबीडी, हम एबीडी ट्राइंगल ले लेते हैं, और इसमें हम रेशियो बनाएंगे। देखो, रेशियो हमेशा बनता है जो दिया है और जो निकालना है। ओके, तो हमें बीडी दिया हुआ है और हमें ए बी निकालना है। तो ए बी परपेंडिकुलर है, बी डी बेस है, तो परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रेशियो होता है टेन थीटा। तो हम लिखेंगे सिंस परपेंडिकुलर बाय बेस इक्वल्स टेन थीटा। तो परपेंडिकुलर हो गया ए बी, बेस हो गया बी डी, और ये टेन थीटा। थीटा तो एंगल डी है, तो डी में तो सेम ही है, थीटा है तो थीटा ही रहने दो इसको, टेन थीटा। ठीक है, अच्छा, अब वैल्यू डालते हैं इसमें। बीडी का वैल्यू देखो, बीडी का वैल्यू यहां से देख लो आप, बी मीटर, तो बी मीटर डाल देते हैं यहां पर, और टेन थीटा एज इट इज रहने दो। ठीक है, चलो इतना आप रख लो, ये ओवर इतना। इससे आप इक्वेशन 1 डाल के अभी तो छोड़ दो इसको। अच्छा, अब आप दूसरा ट्राइंगल ले लो। इन ट्राइंगल, एक और ट्राइंगल है ए बी सी। अब एबीसी में हम करते हैं, देखो ये ए बी हो गया परपेंडिकुलर और बीसी हो गया बेस, तो परपेंडिकुलर बाय बेस का रेशियो इसमें भी बनाओ टेन थीटा, बट इसमें थीटा कितना है, इसका एक्यूट एंगल है 90 माइनस थीटा, तो आप यहां लिखो 90 माइनस थीटा। ठीक है, अच्छा, तो परपेंडिकुलर हो गया ए बी, बेस हो गया इसमें बीसी, और 10 90 माइनस थीटा कितना होता है। मैं आपको एक बार तो दिखा दूं, एक बार ये cot theta. कॉम्प्लीमेंट्री, हाँ एक बार कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला भी आप लोग देख लो। इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, मैं आपके सारे फॉर्मूला दिखा देता, तब आपको पता भी रहेगा ये फॉर्मूला एक्चुअली लिया कहां से। ये इस बार आपके सिलेबस में नहीं है। ये रहा, ये फॉर्मूला से, कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला से अभी मैं बात कर रहा था, वो इसका बात कर रहा था, ये वाला। ठीक है, 1090 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, मतलब यहां जितना भी थीटा रहेगा वही थीटा आपको यहां पे मिलेगा। ओके, ये कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूलेज बोलते हैं, 1090 माइनस थीटा इक्वल्स कॉट थीटा। तो यहाँ पे हम इसी को सर डाल ये देते हैं। क्वेश्चन आने का चांसेस है एग्जाम में? कम है, इस बार आने का चांस कम है क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री ओमिटेड है। ठीक है, फिर भी एक बार छोटा सा समय तो मैं दिखा देता हूं आपको। ओके, अच्छा, ए बी एज इट सर इज, स्कूल में तो कॉम्प्लीमेंट्री करवाया है, बोला होगा। सिलेबस में नहीं है, हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, सिलेबस देख लेते हैं एक बार, सिलेबस इधर ही है, मैंने निकाल के रखा था, ये है सिलेबस का चार्ट। ये ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में से ये जो टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, ये इसमें नो डिलीशन दिया, मतलब कुछ भी डिलेटेड नहीं है, बट ये रिगार्डिंग दिस टॉपिक है जो अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना। हाइट्स एंड डिस्टेंस, मतलब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो को हाइट्स एंड डिस्टेंस बोलते हैं। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री हाइट्स एंड डिस्टेंस होता है, उसमें नो डिलीशन है, तो कुछ भी डिलेटेड नहीं है। लेकिन अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो इसी टॉपिक से हैं, तो हम कर तो रहे हैं बट चांसेस इसका कम में आने का, क्योंकि ये मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड है, तो ये टॉपिक इस बार ओमिटेड है, ये नहीं आएगा बोर्ड एग्जाम में इस बार। ठीक है, आपको नहीं करना है, बट ये जो मैं क्वेश्चन अभी करा रहा हूँ ये तो एक बार करा देता हूँ, क्योंकि एप्लीकेशन में आपको नो डिलीशन लिखा हुआ है, कोई भी टॉपिक ओमिटेड नहीं है, तो इस वजह से मैं करा देता हूँ। चलो अब इसमें वैल्यू डालते हैं। ए बी एज इट इज रखा मैंने, बीसी का वैल्यू देखो, सॉरी बीसी नहीं, मैंने बीसी कहां से लिख दिया, हाँ बीसी तो है, बीसी है ना,
तो बीसी पे हम वैल्यू डालेंगे ए, ठीक है, तो इसमें हम ए डाल देते हैं, ठीक है, और यहां पे कॉट थीटा, अच्छा कॉट थीटा को हम कुछ और लिख सकते हैं क्या इन टर्म ऑफ 10? 1/10। 1/10 थीटा। 1/10 थीटा लिख सकते हैं ना, तो मैं वही लिखता हूँ, 10 के टर्म में ही लिखता हूँ 10 थीटा, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। इसे आप इक्वेशन 2 डालो। अच्छा, आपको मैं एक बार क्वेश्चन रिमाइंड करा देता हूँ, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था हाइट ऑफ द टावर इज रूट ओवर ए बी, यह हमें प्रूव करना है, तो हम हाइट ऑफ द टावर निकालेंगे। हाइट ऑफ द टावर ए बी है, हमें ए बी का वैल्यू निकालना है, तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, हम है ना इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देता हूं इक्वेशन 1 एंड 2 को। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, वी गेट, सर हाँ बोलो। सर टेन थीटा को रेसिप्रोकल भी तो कर सकता है ना 1/10 थीटा को, तो 10 थीटा बन जाएगा, फिर दोनों कंपेयर कर देगा 1 और 2। हाँ, कंपेयर करके भी कर सकते हो आप, ठीक है, कंपेयर करने से भी होगा। मैं इसमें मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, ठीक है, तो आप कंपेयर करके भी कर सकते हो। इसको रेसिप्रोकल कर दो, ये a बाई ए बी हो जाएगा और यहाँ टेन थीटा हो जाएगा, दोनों टेन थीटा का वैल्यू को आपस में कंपेयर कर दो, कंपेयर करने से भी आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, सेम रिजल्ट आएगा। तो मैं आपको मल्टीप्लाई वाला लिखा, तो एक बार मल्टीप्लाई वाला दिखा देता हूं यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, लेफ्ट को लेफ्ट से मल्टीप्लाई, लेफ्ट को लेफ्ट से मल्टीप्लाई और राइट को राइट से। फर्स्ट इक्वेशन का राइट है टेन थीटा, सेकंड इक्वेशन का राइट है 1/10 थीटा। अब देखो, राइट साइड में टेन थीटा कैंसल्ड, लेफ्ट साइड में ए बी इंटू ए बी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में ए इंटू बी, राइट साइड में 1। अब इस ए बी को मैं राइट साइड भेज देता हूं, ए बी, अब ए बी का वैल्यू रूट ओवर ए बी। तो देखो, देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इज रूट ओवर ए बी मीटर, ठीक है, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। और अगर आप कंपेयर करते हो ना, तो देखो क्या होता है, कंपेयर करने के लिए आपको इसे एक स्टेप और करना पड़ेगा, बोथ साइड रेसिप्रोकल करोगे तो a बाई ए बी हो जाएगा, राइट साइड रेसिप्रोकल होके टेन थीटा हो जाएगा, इसे आप इक्वेशन 2 लिखो और फिर कंपेयर करो, कंपेयरिंग 1 एंड 2 वी गेट, अब दोनों का राइट साइड सेम है तो लेफ्ट भी सेम होगा, तो हम लिखेंगे ए बी बाई बी इज इक्वल्स ए बाई ए बी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, तो ए बी इंटू ए बी स्क्वायर, और राइट साइड में ए इंटू बी ए बी, फिर आप रूट कर दो, ए बी इज इक्वल्स रूट ओवर ए बी, ठीक है। तो दोनों तरीके से कर सकते हो, जो आपको कंफर्टेबल लगे, ठीक है, आप करो उसी तरीके से, फिर कंक्लूजन आप जैसे मैंने बताया वैसे कंक्लूड कर दो इसको, ठीक है। ठीक है सर। चलो नेक्स्ट सम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ये सम देखते हैं एक्स्ट्रा सम में। A vertical tower stands on a horizontal plane and is surmounted by a vertical flagstaff of height h. चलो इतना डायग्राम बनाते हैं, फिर बात करेंगे आगे, ठीक है। A vertical tower stands on a horizontal plane, एक horizontal plane में एक टावर है, and tower is surmounted by a vertical flagstaff. उस flagstaff का हाइट h मीटर है, यूनिट तो नहीं बताया, लेकिन चलो एक बार हम एक टावर बनाते हैं और उस टावर के ऊपर एक फ्लैग स्टफ बनाएंगे, ठीक है। तो टावर मान लो अप टू दिस पॉइंट, ठीक है, और इसके ऊपर ये फ्लैग स्टफ, तो हम नेमिंग कर लेते हैं ऐसे, ए बी सी। तो आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो फ्लैग स्टफ है ना, इसका हाइट आपको दिया हुआ है h, ठीक है, और ये टावर है इसका नहीं पता हमें, ठीक है।
अभी ये हो गया पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये हो गया पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहां से ऑब्जर्व किया जाएगा, लेट इट बी डी। इन्होंने बोला है क्या, कुछ पॉइंट दिए? नहीं, इन्होंने कोई पॉइंट बोल के तो नहीं लिखा है, तो इन्होंने लिखा, देखो इसके आगे हम पढ़ेंगे, ये मैंने अभी यहां तक ही बनाया, सिर्फ एक बार कंफर्म कर लेते हैं। अ वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, अकॉर्डिंग टू टावर, वर्टिकल टावर है ये BC, ठीक है, B से C तक ये टावर है। और उसके बाद it is surmounted by a vertical flagstaff of height h। तो वर्टिकल टावर के ऊपर ये फ्लैगस्टाफ, इसका हाइट h मीटर है, इतना इंफॉर्मेशन है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। एट ए पॉइंट ऑन द प्लेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द फ्लैगस्टाफ आर अल्फा डिग्री एंड बीटा डिग्री रेस्पेक्टिवली। किसका किसका? बॉटम को जब एलिवेट कर रहा है ना उस पॉइंट से, एट ए पॉइंट ऑन द प्लेन, प्लेन से जब एंगल ऑफ एलिवेट किया जा रहा है टू द बॉटम ऑफ द फ्लैगस्टाफ, तो अल्फा डिग्री से किया जा रहा है, और जब टॉप ऑफ द फ्लैगस्टाफ को एलिवेट किया जा रहा है तो बीटा डिग्री से, रिस्पेक्टिवली का यही मतलब होता है। तो पहले बॉटम को एलिवेट करते हैं तो अल्फा डिग्री, और फिर बॉटम को एलिवेट करते हैं तो बॉटम के लिए, सॉरी टॉप के लिए बीटा डिग्री, ओके, टॉप के लिए बीटा डिग्री है ना, सही है ना। ये देखो बॉटम के लिए अल्फा और टॉप के लिए, ये टॉप है, टॉप के लिए बीटा डिग्री, चेक कर लो। तो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन में ये बॉटम, ये फ्लैगस्टाफ है, फ्लैगस्टाफ ए बी, इसका बॉटम बी है, तो बी को जब एलिवेट हो रहा है उस पॉइंट से तो अल्फा डिग्री, और ए बी फ्लैगस्टाफ का टॉप है, ए को जब एलिवेट हो रहा है तो बीटा डिग्री। क्वेश्चन समझ गए सब लोग? ये तो गिवन इंफॉर्मेशन। अब हमें प्रूफ क्या करना है, देखो हाइट ऑफ द टावर प्रूफ करना है, ये ठीक है, हाइट ऑफ द टावर हमें प्रूफ करना है। तो एक बार चलो मैं इसमें गिवन वगैरह नोट कर लेता हूं। हियर ए बी हो गया फ्लैगस्टाफ, हाइट ऑफ द फ्लैगस्टाफ, हाँ बोलो। लास्ट क्लास हम लोग को मतलब आप एक तरीका पूछा ना कि आरएचएस को सॉल्व करके भी हम लोग कर सकते हैं, जैसे जैन जब पूछा था। हाँ सर इसमें वो कर लेते ना, वो इससे इजी हो रहा। इसमें वैल्यू डाल देते हैं, वैल्यू डाल के निकाल लेते हैं, सही ना, वैसे करके। हाँ सर ठीक है, वैसे कर लेते हैं, ठीक है चलो। तो बीसी हो गया टावर, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर ये हो गया, ये तो हमें पता नहीं है बीसी। और ये एंगल्स बता दो, एंगल बी डी सी अल्फा डिग्री है, एंड एंगल ए डी सी बीटा डिग्री है। और टू प्रूफ हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर बीसी है, एंड उसका जो हाइट है हमें कितना बताना है, h tan अल्फा डिवाइडेड बाय tan बीटा माइनस tan अल्फा। ठीक है, ये हम अभी इसको प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ में क्या करना है हमें, इसका जो RHS है, RHS लेंगे और उसमें वैल्यू डाल देंगे। अब RHS में क्या क्या मतलब टर्म्स है, आप उसको ध्यान से देखो। RHS में तो RHS में H है, tan अल्फा है, tan बीटा है, तीन टर्म है। तो H तो ऑलरेडी पता ही है, कुछ खास नहीं है, बट tan अल्फा और tan बीटा हम अलग से निकाल लेते हैं। ठीक है, tan अल्फा हम कैसे निकालेंगे, tan अल्फा निकालने के लिए आपको ट्राइंगल लेना पड़ेगा BCD। ठीक है, तो हम लेते हैं इन ट्राइंगल BCD और हम tan अल्फा निकालते हैं। tan अल्फा देखो, tan परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो अगर मैं BCD ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बाय बेस करूं tan अल्फा निकालने के लिए, तो मुझे परपेंडिकुलर में BC मिलेगा और बेस में DC मिलेगा, तो BC बाय DC। ओके, तो ये मेरे को tan अल्फा मिल गया। अब मुझे अगर tan बीटा चाहिए तो मुझे ट्रायंगल लेना पड़ेगा ADC। सो इन ट्रायंगल ADC tan बीटा मुझे चाहिए, तो tan बीटा का वैल्यू हो जाएगा अगेन परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर मुझे मिलेगा AC, ठीक है, और बेस मुझे मिलेगा DC।
ठीक है। अच्छा, अब AC को मैं थोड़ा सा ब्रेक करूंगा। AC देखो B पॉइंट पे स्प्लिट हो रहा है, तो AB और BC दो हिस्सों में आ रहा है, तो AB प्लस BC, तो AC को हमने स्प्लिट कर दिया, DC एज इट इज। हाँ, अब थोड़ा वैल्यू डालते हैं, हमें ना AB का वैल्यू पता H, तो वो वैल्यू हम यहां पुट कर देते हैं AB में, तो H प्लस BC बन गया। अभी देखो H प्लस BC डिवाइडेड बाई DC, हाँ ये आ गया आउटकम्स। तो अभी मैं इनको नंबर डाल लेता हूं 1 और 2। अब हम इसका जो प्रूफ करने वाले जो RHS है ना, वो हम लेते हैं एक बार, ठीक है। तो हम इसको कॉपी करते हैं यहां पर, हियर H 10 अल्फा बाय 10 बीटा माइनस 10 अल्फा, इसको कॉपी कर लिया और इसमें आप वैल्यू डाल देते हैं। H एज इट इज 10 अल्फा का वैल्यू हो गया BC बाई DC, BC बाई DC डिवाइडेड बाई 10 बीटा का वैल्यू ये है, तो यहां वैल्यू डाल देते हैं H प्लस BC बाई DC माइनस 10 अल्फा का वैल्यू अगेन मैं डाल देता हूं ये BC बाई DC, BC बाई DC। बस अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, हम इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं। सो न्यूमरेटर में हो गया H इंटू BC बाई DC। अच्छा, डिनोमिनेटर में हमें एक बार के लिए इसे एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम लेते हैं। देखो ये एलसीएम में मुझे दोनों का डिनोमिनेटर सेम मिल रहा है DC, ठीक है। तो न्यूमरेटर भी सेम रहेगा, फिर H प्लस BC फिर माइनस BC, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन का सिचुएशन है, आप लोग को कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन सॉल्व करना आता होगा। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शन ओवर अनदर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन फर्स्ट फ्रैक्शन एंड सेकंड फ्रैक्शन। तो रूल क्या होता है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाने का, फर्स्ट फ्रैक्शन मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ सेकंड फ्रैक्शन, ओके। सेकंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल, ये रेसिप्रोकल का सिंबल -1 होता है, तो हम ऐसे ही करेंगे। फर्स्ट फ्रैक्शन हो गया H इंटू BC बाई DC, ये फर्स्ट फ्रैक्शन, फिर मल्टीप्लाई लिखेंगे, और ये हो गया सेकंड फ्रैक्शन। हाँ, इसमें एक चीज, ये मैंने BC C नहीं लगा था, ये BC और BC कट जाएगा, हाँ BC और BC कट जाएगा, तो बचेगा क्या H बाई DC इसमें। तो ये H बाई DC, एक बार ये स्टेप एक बार लिख लो, नहीं तो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। इसको एक बार लिख ही लेते हैं, जो जो बचा हुआ लिख लेते हैं। क्या क्या बचा है, न्यूमरेटर में बचा है H इंटू BC बाई DC, और डिनोमिनेटर में बाकी है H बाई DC। अच्छा, अब मैंने जो बोला कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन को सिंपल बनाने का, तो फर्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज, और सेकंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल H बाई DC का रेसिप्रोकल DC बाई H, ओके। कैंसलेशन में ये कट जाएगा, यहां H कट जाएगा, तो बचेगा क्या BC, और BC क्या चीज था, आप मेन डायग्राम में देख लो। BC क्या था, BC हाइट ऑफ द टावर था, तो देखो ये हाइट ऑफ द टावर निकल गया BC। उसके बाद कंक्लूड कर दो, therefore height of the tower is H टाइम्स, हमने क्या लिया था, H 10 अल्फा डिवाइडेड बाय 10 बीटा 10 बीटा माइनस 10 माइनस 10 अल्फा। अल्फा, ठीक है। हैंस प्रूव्ड, ठीक है। इस तरह से करते हैं इसको। अब पूरा सम एक बार देख लो स्क्रीन पे। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला, अ वर्टिकली स्ट्रेट ट्री 15 मीटर हाई इज ब्रोकन बाय द विंड इन सच अ वे दैट इट्स टॉप जस्ट टचेस द ग्राउंड एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। हाँ, ग्राउंड के साथ ट्री के टॉप ने एंगल फॉर्म किया है, ओके। ट्री का एक्चुअल हाइट 15 मीटर का है, ओके। ट्री का हाइट आपको दिया हुआ है, और ट्री समवेयर ब्रेक हुआ है बीच में, और बीच में ब्रेक होके पूरा डिटेच नहीं हुआ है, जहां से ब्रेक हुआ है ना ट्री, वहां से ट्री मुड़ गया है, और उसका जो टॉप है वो ग्राउंड को आके टच करता है, और ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाता है, ओके। तो अभी सवाल, हाँ हाँ बोलो, बोल रहे हो, सेंटर में क्यों ब्रेक हुआ? किसने बोला सेंटर में ब्रेक हुआ, बीच में कहीं पर ब्रेक हुआ है। अभी मान लो ये मैं
आपको ट्री बना के दिखाता हूँ। अब तूफान आएगा तो तूफान को सोच समझ के आएगा, मतलब ऐसा होता है कि हमेशा बीच में ही तोड़ना, ऐसा थोड़ा ना होता है। ट्री तो कहीं भी टूट सकता है। ये ट्री है, अभी मान लो ये ट्री है ना, यहां टूटा है, सी पॉइंट में टूट गया। टूट के क्या हुआ, ये जो ऊपर वाला टॉप है ना, ये बैंड हो गया और आके ये ग्राउंड को ऐसे टच कर दिया। ठीक है, तो पूरा ट्री का हाइट था 15 मीटर। ओके, और वो ये क्यों जहां हुआ पे बेन? टूटा है ना, हाँ जी बोलो। सर वो क्यों हुआ बेन? टॉप बेन? जब कोई चीज टूटेगा तो ये चीज मुड़ के नीचे आ जाएगा ना, हाँ। यहां से, ओ मतलब हाँ यहां से हाँ। ब्रेक हो गया, तो ये जो टॉप है ये बैंड हो गया। बैंड हो के जो ट्री का टॉप है वो अब यहां आ गया। ठीक है। हाँ, अच्छा, टोटल ट्री का हाइट 15 मीटर है। जहां पे टूटा है ना वो पॉइंट ग्राउंड से आप x मीटर एज्यूम कर लो। ठीक है, लेट द हाइट वेयर द ट्री इज ब्रोकन बी x, that is BC equals x, BC equals x मीटर। ओके, ऐसे करके आप ले लो इसको। लेट द हाइट वेयर द ट्री इज ब्रोकन बी x, तो BC को हमने x ले लिया। और फिर अगर पूरा हाइट 15 है, ठीक है, सिंस हाइट ऑफ द ट्री 15 मीटर है, देयरफॉर ये जो AC है वो कितना हो जाएगा। और AC देखो, एक और बात, AC और ये वाला पार्ट भी तो सेम ही है, क्योंकि ये जो टॉप वाला पार्ट यही तो बैंड होके इधर आ गया, ये पोर्शन बैंड हो गया और ग्राउंड में इधर आ गया, तो ये CD भी सेम ही है। तो AC और CD सेम है, और वो कैसे निकालेंगे, ये जो टोटल हाइट ऑफ द ट्री है ना, उसमें से आप ये x वाला पार्ट माइनस कर दो, तो आपको ये ऊपर वाला पार्ट पता लगेगा, मतलब 15 माइनस x। समझ गए, समझ गए, हाँ सर। क्लियर ना। अब देखो, ये AC और CD दोनों सेम है, इसलिए ये भी 15 माइनस x। ओके, ये भी 15 माइनस। समझ गए आप यहां तक। हाँ सर। देयरफॉर AC इक्वल्स, दूसरा क्या है, CD इक्वल्स 15 माइनस x। ये 15 माइनस x में डाउट तो नहीं है किसी को? क्यों? अच्छा, उसके बाद आप यहां पे एंगल बता दो, ये 60 डिग्री है, देयरफॉर एंगल CDB, ये आप 60 ले लो। अब आप इन दोनों साइड के बीच में रेशियो बनाओ, क्या रेशियो बनेगा इन दोनों में? क्या रेशियो बनेगा? 160। हाँ, तो BCD ट्राइंगल, 16। तो सिंस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस साइन 60 होता है, तो परपेंडिकुलर में आप ले लो BC और हाइपोटेनस में ले लो DC। श्वेतलाना समझ में आ रहा है? हाँ सर। अभी BC का वैल्यू x हमने एज्यूम किया था, और DC का वैल्यू 15 माइनस x, और साइन 60 √3/2, और देन आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 2x इक्वल्स √3 इंटू दिस 15 माइनस x। अभी सब मल्टीप्लाई कर लो, 2x इक्वल्स 15 √3 माइनस √3x। अब √3x को लेफ्ट साइड में लेके आओ, 2x प्लस √3x इक्वल्स 15 √3। अच्छा, अब x कॉमन ले लो, आप यहां से x कॉमन ले लो, 2 प्लस √3 इक्वल्स 15 √3 डिवाइडेड बाई, अच्छा एक मिनट, अभी डिवाइडेड बाई नहीं, अभी तो, हाँ, ये हमने कॉमन लिया। अब 2 प्लस √3 को राइट साइड ले जाकर रैशनलाइज कर दो। अब रैशनलाइज करने के लिए आपको